इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बाण भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है उसमें आज हम चर्चा करेंगे कि रबी की जो फसल है उसमें खरपतवारों का नियंत्रण किस तरह करेंगे, और एक चर्चा और करेंगे नई फसल नई उमंग के अंतर्गत हरे चारे के लिए रिजका की बिजाई के बारे में, और साथ साथ में मौसम और मनोरंजन के बारे में। तो सबसे पहले चर्चा कर लें कि रबी की जो फसल है उसमें खरपतवार जो नियंत्रण हो रहे हैं उनको किस तरह जो है ना हमने नियंत्रण में करना है। किसान भाइयों देखियो, जो खरपतवार है, एक तो मुख्य रूप से यो दाने वाली जो फसलें हैं जिस तरह के गेहूँ है या फिर जौ है, उनमें जो है ना यो 10 से लेकर 50%, और जो दलहनी फसल है जिस तरह के चना है, मटर है, मसर है, उनमें ये 70 से 90% तक जो है ना, और तिलहनी फसलों में या फिर राया सरसों जैसी जो फसल है उनमें 30 से लेकर 35% तक उपज जो है ना घट जा है, अगर आपके खेत के में ज़्यादा जो है ना खरपतवार हो गए। तो इस तरह जो है ना उपज बढ़ाने खातर हमने खरपतवार जो खेत में उगे हैं उनको नियंत्रण में करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि खरपतवार को नियंत्रण किस तरह करें ये आपको बता रहे हैं कि खरपतवार नियंत्रण की देखियो भाइयों, अलग अलग विधियां हैं। जो रबी की फसल में आने वाले खरपतवार हैं उनका लंबे टाइम तक जो है ना नियंत्रण संभव हो सका है। सबसे पहले जो विधि है उसकी बात करेंगे, जो यांत्रिक या फिर जो है ना शस्य विधि है। इसमें एक तो जुताई का देखना हमने कि टाइम पर जुताई, गहरी जुताई करने से जो खरपतवार है जिस तरह के कंड्याई है, रस्सा या फिर खड़जाड़ आदि जो है ना कम करने खातर काफ़ी मदद हमने इसमें मिल सका है। और उन्नत किस्म और शुद्ध बीज की बात करें तो बिजाई के लिए जो है उन्नत और जो है ना प्रतिस्पर्धात्मक किस्म की हमने जो है ना अपने खेत के अंदर बोने हैं, यानी कि शुद्ध और जो प्रमाणित बीज हैं उनका ही हमने प्रयोग करना है, ताकि जो हर वर्ष जो बीज के साथ मिले हुए जो घास फूस या फिर जंगली जई है, कणकी है, जंगली पालक है, हिरणखुरी है, चटरी मटरी है, इनके बीजों की संख्या को हमने घटाना है। और इस तरह देखा है कि जो बिजाई का टाइम है वो उचित टाइम होना चाहिए, यानी कि जब भी फसल का बोने का समय है उचित समय आवे तो उस टाइम आपने बुआई करनी है। कई तरह की फसलें हैं उनमें सही समय पर बिजाई करनी चाहिए, यानी कि जो फसलों की अगेती बिजाई करने तय इसकी जो शुरुआत की बढ़वार है वो अच्छी होएगी, और ये जो खरपतवार है इनको वो दाब लेगी। फसल चक्र के में जो है ना बदलाव बहुत ज़रूरी है, यानी कि लाभकारी भी रहेगा। भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने खातर भाई साथ साथ फसल चक्र में बदलाव करने से भी जो खरपतवार है इसका भी जो विशेष का जो जीवन चक्र है ये सारे का सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बार बार वही फसल बोएंगे तो जो उसके अंदर खरपतवार पहले तय हो रहे हैं वो ही दोबारा से पैदा हो सका है। तो इसके लिए प्रत्येक साल जो है या साल वही फसल उगाने के बजाय हर 2 या 3 साल में रबी में कोई अन्य फसल उगा लेनी चाहिए। यानी कि जिस तरह के धान है, गेहूं फसल चक्र, तो ये इलाकों का ध्यान रखना है कि जो गेहूं की बिजाई है, सूरजमुखी है, बरसीम है, गन्ना, मक्का या फिर कोई दूसरी सब्जी है उगाने से कणकी का जो नियंत्रण है उसमें कर सका है। दूसरा है स्टेल बेड विधि के द्वारा रबी फसलों की बिजाई ते जो है ना पहला खाली खेत में 1 या 2 बार भाई सिंचाई करें, ताकि जो ज़मीन की ऊपरी सतह है उस पर पड़े खरपतवारों को जो बीज हैं वो उग ना सके। और इन उगे हुए खरपतवारों को जुताई या फिर जो है ना कोई
रसायन जिस तरह के ग्राम कसोन है या फिर राउंड अप है, ग्लाइसिल है, 0.5% का घोल रबी की फसलों की बिजाई से पहला ही बड़ी आसानी से इन जो खरपतवार है उनको वो कम कर सकेगा। ऐसा करने तय ज़मीन में जो खरपतवार है इनमें बीज भंडार को काफ़ी हद तक कम कर सका है। एक तो निराई गुड़ाई की बात करें तो निराई गुड़ाई के द्वारा भी हम जो फसलों के अंदर जो खरपतवार है जिस तरह के गेहूं है, जौ है, इनकी फसल को एक तो पंक्तियों में पहली और दूसरी सिंचाई के बाद 1 या 2 गुड़ाई करने से जो अधिकतर खरपतवार है इनकी रोकथाम हम कर सका है। हालांकि जिस तरह के जो कणकी है, इस तरह के जो खरपतवार है इनका नियंत्रण इस तरह करने से जो है ना कम हो सकेगा। और रबी की जो दलहनी फसल है जिस तरह के चना है, मटर है, मसर है, और इनमें भी 2-3 निराई गुड़ाई करने से जो खरपतवार नियंत्रण है वो काबू में आ सका है। तिलहनी फसलों में खरपतवार 20 से लेकर 30 दिन का के अंदर जो है ना ये अवधि है इस तक जो प्रतिस्पर्धा करते रहे, और इसलिए जो बिजाई के 25 से लेकर 30 दिन के बाद एक बार निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप खरपतवार नाशक जिस तरह के क्लोडिनोफॉप 15 WP, टॉपिक है, पॉइंट रक्षक या प्लस जय विजय मुल्ला है, इसमें आपने प्रति एकड़ 160 ग्राम मिलीलीटर आपने लेनी है और बिजाई के 30-35 दिन के बाद आपने इसका छिड़काव करना है। और जिस तरह के फिनोक्साप्रो या फिर इथाइल 400 और 200 वही विधि बताई गई है कि 160 ग्राम लेनी आपने ये प्रति एकड़ के हिसाब से, और दवाई डालने का टाइम भी 30 से लेकर 35 दिन के अंदर आप इस दवाई को डाल सको हो, जिससे कि जो खरपतवार है उनको हम कम कर सकेंगे। एक है टोटल प्लस चिपचिपा पदार्थ, यानी कि 16 से लेकर और जमा में 500 जो है ना मिलीग्राम आपने ये डालनी है, और ये भी जो है ना बिजाई के 30 से लेकर 35 दिन के बाद डालनी है। और इसी तरह जो है ना एटलांटिस है 3.6 WDG, यह भी 160 जमा 200 वही विधि है, इसमें भी वही करना आपने कि ये भी बिजाई के 30 से लेकर 35 दिन के बाद आपने अपने खेत में डालनी है। अगर फसल में केवल कणकी या फिर जंगली जई की समस्या है तो क्लोडिनाफॉप, फिनोक्साप्रोप या फिर पिनोक्साडेन का ही जो है ना इस्तेमाल करें भाई। पर जो है ना घास और चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है दोनों तरह के जो हो तो फिर टोटल या फिर सल्फोसल्फ्यूरान या फिर एटलांटिस का इस्तेमाल जरूर करें। तो इस तरह जो है ना आपके खेत में जो खरपतवार है उनको आप नियंत्रण में कर सकोगे। और अगर खेत में गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण आपने करने हैं, वो खरपतवार जो नाशक दवाई है उनकी मात्रा यानी कि जिस तरह एल्प ग्रिप है ये आपने 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, और ये भी 30 से लेकर 35 दिन के बाद इसका प्रयोग आप कर सको हो। एफिनिटी ये भी आपने 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, और ये भी 30 से लेकर 35 दिन के बाद आपने अपने खेत में इसका स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं, अगर हिरणखुरी या बेलड़ी, मटरी, चटरी और पटरी, और जो यानी कि कंडाई जिसना पर रस्सा भी कह दें, खरपतवारों की जो है ना समस्या ज़्यादा है तो 2,4-D की 400 से लेकर 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से भाई छिड़काव करें। और गेहूं की जो किस्म है WH 283, HD 2009, राज 3765 आदि में कभी भी जो है ना 2,4-D का छिड़काव न करें। दलहनी फसलों में जिस तरह के चना है, मटर है, मसूर है, इनमें जो खरपतवार आ जाए तो इन फसलों में खरपतवार नियंत्रण खातर 2 बार निराई गुड़ाई कराएं। पहली जो गुड़ाई करनी है आपने वो 25 से लेकर 30 दिन के तक, और दूसरी जो गुड़ाई करनी है वो 40 से लेकर 50 दिन पर आप करें। पछेती बिजाई गुड़ाई में 55 से लेकर 60 दिन पर करें भाई। तो इस तरह जो है ना अगर आप दलहनी फसलों के जो खरपतवार है उनको नियंत्रण में कर सकोगे। तो तिलहन फसलों तोड़िया, राया, सरसों, तारा मीरा व सूरजमुखी में खरपतवार नियंत्रण आपने करना है। तो तोड़िए में व्हील हैंड से जो है ना बिजाई के 3 सप्ताह बाद तक एक गुड़ाई, या फिर सरसों और राया में 2 गुड़ाइयाँ बीज के 3 या फिर 5 सप्ताह के बाद अवश्य करें। सूरजमुखी में 3 से लेकर 6 सप्ताह के बाद 2 बार निराई गुड़ाई करना अवश्य करें भाई। तो इस तरह अपने खेत के अंदर जो भी खरपतवार है उनको आप नियंत्रण में कर सको हो। ये तो चर्चा करी हमने रबी की फसलों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में।
लक्ष्मी जल्दी आ। आई, रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई, और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम, और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्ग निर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तुड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा, ले अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। और ये भाइयों चर्चा कर लें मौसम के बारे में। आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 9 डिग्री सेल्सियस।
और कल का जो तापमान रहेगा वो रहेगा भाई अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। और कल का जो कार्यक्रम रहेगा हमारा वो रहेगा थारी चिट्ठी मारे गीत। और ईब कर लें भाइयों मनोरंजन, तो आओ सुनते हैं पहला ये लोकगीत। देश जांदा परदेस जाइयो मारी जोड़ी का बर ढूंढियो। दादा देश जांदा परदेस जाइयो मारी जोड़ी का बर ढूंढियो। हंस खेले दादा की ये पोती ढूंढ
ये तो सुना भैया ने लोकगीत और गायक कलाकार थे सरला शर्मा। और अब जो है ना चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के अंतर्गत हरे चारे के लिए रिजका की बिजाई के बारे में। देखियो भाइयों, जो रिजका है यो दाल वाली जो 12 मासी फसल है और ज़्यादातर जो है ना ये जो फसल है यो जहाँ सिंचाई की सुविधा अच्छी हो तो वहाँ पर ये अच्छी पैदावार देगा। और इस फसल में जो है ना बरसात के मौसम के अलावा हर टाइम जो है ना हरा चारा इससे मिलता रहा है और सभी प्रकार के पशु खासकर का जो घोड़ा है या फिर कामगार पशु हैं इसने ज़्यादा जो है ना पसंद करा है। और यह मिट्टी की हालत को भी सुधारा है भाई, और इसके साथ साथ इसकी जो उर्वरा शक्ति है ज़मीन की उसको भी ये बढ़ावा है। किस्म है इसकी लुसर्न T9। यह सुधरी और उन्नत किस्म है। यह तेजी से बढ़ने वाले और गहरे हरे रंग की पत्तियों वाली किस्म है और इसका जो तना है वो पतला और फूल बैंगनी रंग के हुआ है और एक बार बोई गई फसल तहत 5 साल तक हरा चारा भाई मिलता रहेगा। मिट्टी की जो बात करें तो इसमें जो है ना बहुत अधिक वर्षा की जरूरत नहीं पड़ती और उन जगह पर ज़्यादा जहां वर्षा कम होती है परंतु सिंचाई की सुविधा प्राप्त है वहां आसानी से रिजका उगाया जा सकेगा। और गहरी और अच्छे निकास वाली जो दोमट मिट्टी है इस फसल के खातिर बहुत बढ़िया मानी जावा और यो अम्लीय भूमि या फिर सेम वाले जो क्षेत्र हैं उनमें भी ये अच्छी तरह ये नहीं उग सकता। पर बीज की मात्रा की बात कर लें तो अच्छी फसल खातर अपना 4-5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ खातर बहुत बढ़िया रहेगा। और बिजाई का जो इसका टाइम है, इसका जो टाइम बढ़िया है वो अक्टूबर के महीना जो अंतिम सप्ताह हुआ उससे लेकर नवंबर का जो पखवाड़ा है या नवंबर के जो पहला हफ्ता है इस तक भी आप इसको बो सको हो। लेकिन बिजाई का जो तरीका है इसको बोने का, ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करें और 1-1 फुट की दूरी पर भाई कतारा में केरा विधि के द्वारा 1-2 इंच गहरी ज़मीन के अंदर उचित नमी वाली भूमि में इसको आपने बोना है। बीज को टिक्का लगाना है और इसको जो रिजका की पैदावार इस तरह बहुत बढ़िया रहेगी। जो लुसर्न का टिक्का है माइक्रोबायोलॉजी जो विभाग है हमारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से आप इसको ले सकते हो और इसका प्रयोग भाई बरसीम में भी बताए गए ढंग से ही इसको कर सके हैं। खाद की बात कर लें तो 10 किलोग्राम नाइट्रोजन जो 22 किलोग्राम यूरिया से मिलेगी, 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें आपने देनी है। और सिंचाई की बात कर लें तो प्रथम सिंचाई बीज के करीब 1 महीने के बाद करें और इसके बाद की सिंचाई गर्मी के महीने में भाई 10-15 दिन के अंतर पर और बसंत के महीने में 15-20 दिन के अंतर पर और जाड़े के दिनों में जिस तरह के आजकल चल रहे हैं तो 20-25 दिन में जो है ना सिंचाई करनी है। और बारिश के दिनों में इस बात का ध्यान रखना है कि खेत में जो फसल खड़ी है उसमें पानी भाई खड़ा ना रहने दें। और जो चारा आपको मिलता रहेगा वो सारा साल इससे मिलता रहेगा। नई बोई की जो फसल है करीब यानी कि 3 महीने में जो पहली कटाई के योग्य है और इसके बाद की जो कटाइयाँ हैं यानी कि 30-40 दिन के अंतर पर इस पर आपने करना है। हरे चारे के जो है ना प्रति एकड़ जो इसकी पैदावार रहेगी वो लगभग 300 क्विंटल तक हो सका है। बीज अगर आपने तैयार करना है तो भाई अच्छा बीज 1-2 वर्ष पुराना और अच्छी फसल से आपको मिलेगा। तो ये तो चर्चा करी हमने कि जो रिजका है जिसको आप लुसर्न भी कहते हैं तो आप इसकी पैदावार अच्छी प्रकार से कर सको। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त होया। कृष्ण भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।